एवरीवन, आज हम जानेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। आखिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और सुप्रीम कोर्ट इसके पीछे क्यों पड़ा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं 2018 से पहले। 2018 के पहले अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा कहाँ से मिलता है? कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी है, उसको चलाने के लिए एक पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये पैसा आता कहाँ से था? तो अगर कोई भी व्यक्ति या कोई संस्था या कोई भी कंपनी, अगर उसको लगता था कि कोई पॉलिटिकल पार्टी उसकी विचारधारा से मैच कर रही है, तो वो पर्सन या फिर वो कंपनी उसको, उस पॉलिटिकल पार्टी को चंदे के रूप में कुछ पैसे देती थी। और इसी इसी पैसों से पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने जैसे चुनाव के कैंपेन करने हैं, या फिर चुनाव के लिए पर्चे बांटने हैं, या फिर अगर कोई नेता किसी प्लेन से जाता है तो ये सारे खर्चे उसी पैसों से करे जाते थे। 2018 में जब अरुण जेटली जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने सबसे पहले ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाली स्कीम पेश की। आखिर ये स्कीम में ऐसा क्या था? तो सरकार का ये कहना था कि अगर कोई व्यक्ति या संस्था किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड देती है, पैसा देती है, और चलो अगर वो सत्ता में है तो ठीक है, लेकिन अगर वो सत्ता से बाहर हो जाती है पॉलिटिकल पार्टी और कोई दूसरी पार्टी अगर सत्ता में आती है, तो उस व्यक्ति या संस्था के ऊपर किसी ना किसी का दबाव पड़ेगा। उन्होंने फंडामेंटल राइट्स का भी हवाला देते हुए कहा कि ये तो एक राइट ऑफ प्राइवेसी है कि कोई व्यक्ति क्यों बताए कि हमने इस पार्टी को या इस संस्था को या किसी को भी पैसे दिए हैं या लिए हैं। तो इसलिए उन्होंने फिर एक स्कीम पेश की जिसको कहा गया इलेक्टोरल बॉन्ड। तो ये चुनाव के लिए किसी भी पार्टी को चंदा देने का एक तरीके से हम बोल सकते हैं एक तरीका है, ठीक है। इसके तहत क्या होता है कि किसी व्यक्ति को चुनाव में चंदा देना है तो वो सरकार द्वारा निर्धारित केवल एसबीआई की किसी एक पर्टिकुलर शाखा में एक स्लिप या रसीद खरीद सकता था। उसी को ही हम इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं। वो व्यक्ति एक स्लिप खरीदता था और उसको जितने भी की भी स्लिप खरीदनी है वो उसको बैंक को पैसे देता था। फिर वह व्यक्ति एसबीआई बैंक की किसी उस पर्टिकुलर शाखा में जाकर वो स्लिप या बॉन्ड खरीद लेता था और फिर वो खरीदा हुआ बॉन्ड अपनी पसंदीदा पार्टी को दे देता था। उस बैंक में चूँकि उस बॉन्ड में ना तो उस पर्सन का नाम लिखा होता था, ना ही उसका अकाउंट नंबर लिखा होता था। ये सारी जानकारियाँ गुप्त रहती थी। यह जानकारी बस एसबीआई बैंक के पास ही होती थी। तो इस तरह से वह व्यक्ति, उसका नाम ऐसे बाहर नहीं आता था और वो अपने पसंदीदा पार्टी को चंदा दे देता था। अब वो पार्टी वो बॉन्ड लेकर उसको कैश करा देती थी और उसको जिस तरीके से उसको यूज़ करना है वो कर ये इलेक्टोरल बॉन्ड वर्ष के एक फिक्स टाइम तक ही खरीदे जा सकते थे। मसलन 1 तारीख से जनवरी की 1 से 10 तारीख तक, फिर अप्रैल 1 से लेकर 10 अप्रैल तक, उसी तरह 1 जुलाई से 10 जुलाई तक और 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर, इन्हीं तारीखों को बीच यह बॉन्ड खरीदना होता था। और यह 1000, 10,000, 1 लाख और 1 करोड़ इतने के ही फिक्स्ड अमाउंट में मिलते हैं। जैसे अगर किसी को 2,000 रुपये का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना है तो उसको 1-1 हज़ार के 2 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने पड़ते थे और ख़रीदे गए बॉन्ड को 10 दिन के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी को देना होता था। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये सारा पैसा पीएम केयर फंड में जमा हो जाता था। बात करते हैं इसका विरोध क्यों हो रहा है। तो पहले कैसा था, एक निर्धारित सीमा थी। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना है तो कुछ उसके मापदंड थे, जैसे कि कोई पार्टी या पर्सन अपने प्रॉफिट का केवल 7.5% से ज़्यादा नहीं दे सकता था, ठीक। और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में इसको हटा दिया गया था। इसके अलावा अगर कोई कंपनी या कोई पर्सन 10% से ज़्यादा रेवेन्यू नहीं दे सकता था। अब तो चाहे कितना भी दे दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी अब हद तो ये हो गई जब
कोई व्यक्ति या कोई संस्था या कोई कंपनी भी अगर लॉस में चल रही है, वो भी ये स्कीम के तहत, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत चंदा दे देती थी। ठीक। और पहले कैसे होता था कि कोई भी विदेशों से फंडिंग के लिए चंदा नहीं मांगते थे पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड ने इसको भी पूरी तरह से हटा दिया। मतलब अगर कोई चाहे तो पाकिस्तान में बैठा हुआ पर्सन भी, या कोई और जिस देश से हमारी बनती नहीं है, जैसे चाइना हो गया या फिर और कोई कंट्री हो गया, तो वो कंट्रीज़ भी भारतीय पॉलिटिकल पार्टीज़ को चंदा दे सकती थी। तो इसका ये नुकसान था कि कोई जैसे पाकिस्तान मान लीजिए, पाकिस्तान तो हमारा हमारा तो दुश्मन ही है, मतलब उनके नज़रों में तो हम दुश्मन ही हैं। तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देता है, फंड देता है, और वो पॉलिटिकल पार्टी जीत कर आती है, तो पाकिस्तान तो अपना फ़ायदा ही देखेगा ना। तो अगर पाकिस्तान अपना फ़ायदा देख रहा है तो इससे किसी ना किसी तरीके से इंडिया का नुकसान है, क्योंकि पाकिस्तान भारत का कभी अच्छा नहीं चाह सकता। तो इस तरीके के प्रावधान थे जिससे इसका विरोध हो रहा था। क्योंकि अरुण जेटली जी ने जब ये स्कीम पेश की थी तो उन्होंने आप उस व्यक्ति या संस्था के फंडामेंटल राइट्स के बारे में कहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कहा कि ये भी एक आम आदमी का राइट है कि वो जाने कि वो जो पार्टी उन पे रूल कर रही है, उन पे राज, जो देश को चला रही है, उनके पास पैसा कहाँ से आता है। क्योंकि ये हमारा लोकतंत्र है, और लोगों को जो ये चुनाव जो है, हमारा मतदान जिसको बोलते हैं हम, तो ये जो है वो एक लोकतंत्र की नींव होती है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर मतदाता को ये जानने का हक है कि जो भी पार्टी जो भी चुनाव लड़ में खड़ी होती है उसके पास पैसा कहाँ से आता है। और क्योंकि ये तो ना ही राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई मामला था, या फिर ये ऐसा भी नहीं था कि किसी ने इसको पेटेंट कराया है या फिर कोई फॉर्मूला है तो इसको मतलब हम रिवेल नहीं कर सकते, इसलिए ये सारी चीज़ें नहीं हैं। तो ये आरटीआई के दायरे में आता है, इसलिए ये यहाँ पर टिक नहीं पाया सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही, मतलब 13 तारीख को ही एसबीआई को कह दिया था कि आपके पास अभी तक जितना भी इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पैसा दिया गया, आपने जितनों को भी ये बेचा है, उसके बारे में सारी जानकारी आप चुनाव आयोग को दें, और चुनाव आयोग इसको जल्दी से जल्दी अपने पोर्टल पर पेश करे। तो ये था इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में सब कुछ। धन्यवाद।